हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच मेडिकल कंडीशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर साइंस एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। देखो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे सारे विटामिन देख लेते हैं और उनका साइंटिफिक नेम एंड डिजीज़। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाइटामिन्स, यहाँ पे नेम और यहाँ पे डिजीज़। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारे विटामिन्स, ये देखो विटामिन ए और वी, विटामिन बी के 8 होते हैं, फिर विटामिन सी, डी, ई एंड के, ये सारे मैंने लिख लिया। अब हम इनके नेम लिख लेते हैं और इनसे क्या क्या डिजीज़ होती है वो लिख लेते हैं। देखो, विटामिन ए इज़ रेटिनॉल, चल जा, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन B1 थायामाइन, थायामाइन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नायासिन। विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड, पेंटेथोनिक एसिड। विटामिन B6 आइरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B9 फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 साइनाकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल एंड विटामिन ई टोकोफेरॉल एंड विटामिन के फाइलोक्विनोन। अब हम लिख लेते हैं डिजीज़। विटामिन ए जिसका नेम है रेटिनॉल, उससे क्या डिजीज़ होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, एंड जीरोप्थेल्मिया। विटामिन B1 नाम थायामाइन, उससे होती है बेरी बेरी, बेरी बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, डिक्रीज इन RBC, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन RBC। विटामिन B3 नायासिन, नायासिन से क्या होता है? प्लेग्रा। विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, इससे फटीक हो जाता है, ठीक, और नम्बनेस, मसल क्रैम्प, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इससे एनीमिया होता है, इनकी कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B7 बायोटिन, हेयर लॉस, ब्रिटल नेल्स और स्किन रैशेस। विटामिन B9 फॉलिक एसिड जिसे कहते हैं, उससे फटीग, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबीज। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसकी डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस एनीमिया, मेमोरी लॉस।
परनीशियस एनीमिया और मेमोरी लॉस। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से होता है ऑस्टियोमेलेशिया या रिकेट्स एंड मसल पेन। विटामिन ई टोकोफेरोल, इसकी एंटी स्टेरिलिटी मतलब बांझपन। एंड विटामिन के फाइलोक्विनोन, इसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग, पुअर ब्लड क्लोटिंग, ये सब होता है विटामिन के की वजह से, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। एक्सेसिव ब्लीडिंग, पुअर ब्लड क्लोटिंग, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन, उनके नेम और डिजीज़। जैसे ये जो कॉमर्स का पेपर है उसमें आया ज़ीरोप्थेल्मिया विटामिन ए का, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये विटामिन डी का ऑस्टियोमेलेशिया भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज गांधी जयंती सेलिब्रेट टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है, छोटा सा निक्का सा। सबको ही पता है कि महात्मा बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी की कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाए थे 1917 में, 18 में, 30 में और 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, तो एक बार हम वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मेजर सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी जी, मेजर सत्याग्रह, ठीक है। मेजर सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, और ये कब हुआ, 1917 में, 1917 में। ये किसके अगेंस्ट हुआ था, ये था अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के विरुद्ध, इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था, बिहार में। और इसमें गांधी जी को इनवाइट किसने किया था, राजकुमार शुक्ला ने, ये भी पूछा जा सकता है, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। सेकंड जो कि हुआ खेड़ा सत्याग्रह, कब हुआ, 1918 में। और ये हुआ था टैक्स रिलीफ टू फार्मर्स इन गुजरात ड्यूरिंग फेमाइन, 1918 में फेमाइन आया था, उस टाइम पे फार्मर्स कह रहे थे कि उनका टैक्स में रिलीफ कर दो, टैक्स रिलीफ टू फार्मर्स इन गुजरात ड्यूरिंग फेमाइन। और इसमें गांधी जी को किसने इनवाइट किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और थर्ड देखते हैं अब हम, जो कि हुआ इसके एक ही हफ्ते, 1918 में ही उसके एक हफ्ते बाद हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल स्ट्राइक। कौन सी मिल थी ये, टेक्सटाइल मिल थी, और उसमें स्ट्राइक कर दी थी वर्कर्स ने। क्यों करी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको बेटर वेजेस मिले। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, टेक्सटाइल मिल वर्कर्स डिमांडेड बेटर वेजेस। गांधी जी को इनवाइट किया था अनुसुईया साराभाई ने,
सुइया सारा भाई। यहाँ पे फोर्थ वन जो कि था साल्ट लो, मतलब साल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च। साल्ट सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च। ये था प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश साल्ट लो। प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश साल्ट लो। ठीक है, ये साल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में गांधी जी ने चल के गए थे। ये गांधी जी चले थे 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम टू दांडी। ठीक है, इनके साथ थे 78 पीपल्स। और ये कब से? 12 मार्च को इन्होंने स्टार्ट किया था टू 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को इन्होंने साल्ट बना के ये साल्ट लो तोड़ दिया था गांधी जी ने। ठीक है, अब फिफ्थ देखते हैं हम, क्विट इंडिया मूवमेंट। इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ था कि पूरे नेशन में डिमांड हो गई थी इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल। नेशन वाइड डिमांड फॉर इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक रिटन बाय आर के नारायण। देखो आर के नारायण की कौन कौन सी बुक है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मालगुडी डेज। एक और लिख देते हैं मालगुडी डेज। ये हैं चारों बुक्स आर के नारायण की। अ सुटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की। तो आंसर क्या हो गया? नोट पूछा है ना आर के नारायण की कौन सी नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अ सुटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की। हम विक्रम सेठ की एक दो बुक्स और देख लेते हैं। द गोल्डन गेट, ऑल यू हु स्लीप टू नाइट, ऑल यू हु स्लीप टू नाइट। और हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स जो पूछी जा सकती है। देखो खुशवंत सिंह की बुक्स पूछी जा सकती है। खुशवंत सिंह, अरविंद अडिगा, झुम्पा लेरी, और एक ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे किसकी? सलमान रश्दी की। सबसे पहले हम सलमान रश्दी की बुक्स देख लेते हैं, कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेस, एंड द मूव्स लास्ट साय, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं खुशवंत सिंह की बुक्स। खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस,
दिल्ली अ नॉवल, अ नॉवल। ये है खुशवंत सिंह की बुक्स। आप देखते हैं अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा की बुक्स जो फेमस बुक्स हैं, द वाइट टाइगर, वाइट टाइगर, वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे, लास्ट मैन इन टावर, लास्ट मैन इन टावर, और झुम्पा लहरी जी की बुक्स, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द नेमसेक, द नेमसेक, अनअकस्टम्ड अर्थ, क्या लिखा गया ये, एक मिनट, अनअकस्टम्ड, अनअकस्टम्ड अर्थ। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, नॉट अ बुक रिटन बाय आर के नारायण, तो वो हो गया आ सुटेबल बॉय, आ सुटेबल बॉय विक्रम सिंह की बुक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान कौन सा है पृथ्वी पर, वो है मौसिनराम, क्योंकि मौसिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए सबसे आर्द्र स्थान मौसिनराम है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JLG in the context of microeconomics? JLG means Joint Liability Group. Option number 1 is the correct answer. Question number 6, which bill has to return to the Lok Sabha with recommendation in 14 days by the Rajya Sabha? राज्य सभा कौन सा बिल, किस विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर सिफारिश के लिए लोकसभा में वापस भेजना होता है? राज्यसभा कौन से बिल को लोकसभा में रिटर्न कर सकती है फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ इन 14 डेज, दैट इज मनी बिल। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हम मनी बिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। देखो, जो मनी बिल होता है वो ओनली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ठीक है। और राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्टेड, इट ओनली रिकमेंड चेंजेस। राज्यसभा कांट अमेंड और रिजेक्टेड, it can only recommend changes, ठीक है। और राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज विद रिकमेंडेशन और अनचेंज्ड, मतलब जो लिखा है ना कि जो राज्यसभा है वो लोकसभा को बिल 14 डेज के अंदर ही रिटर्न करेगी विद या तो रिकमेंडेशन या अनचेंज्ड, ठीक है। और राज्यसभा में लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस, राज्यसभा में एक्सेप्ट, लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोज रिकमेंडेशन, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, मनी बिल आर्टिकल नंबर 110। ये हमने मनी बिल को डिस्कस कर लिया। ऐसे हमारे 4 बिल होते हैं, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल और फिनेंस बिल। हम चारों को ही डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये होता है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ना, ये दोनों हाउस में पास हो सकता है, मस्ट बी पास्ड बाय, मतलब दोनों हाउस से पास होता है, मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा with a special majority, with a special majority,
ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है अंडर आर्टिकल नंबर 368। अब हम आता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल कोई भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है और दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी होता है। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस, ठीक है। और मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस विद अ सिंपल मेजोरिटी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है और ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजोरिटी, विद अ सिंपल मेजोरिटी। अब रह गया हमारा फाइनेंस बिल, वो भी कर लेते हैं। फाइनेंशियल बिल ऐसी, ये भी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। और इसमें राज्यसभा अमेंड और रिजेक्ट कर सकते हैं इस बिल को। राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट इट। और फाइनेंस बिल आता है अंडर आर्टिकल 117 1 सब क्लोज 1 एंड 117 सब क्लोज 3। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एम ऑफ द राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2024। फरवरी 2024 में उद्घाटन की गई राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्देश्य क्या था? टू एनहेंस डिजिटल लिटरेसी इन यूथ इन विलेजेस, टू एम्पावर पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज थ्रू ट्रेनिंग, टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट थ्रू पीएम ग्राम स्वरोजगार योजना, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू रूरल डेवलपमेंट। तो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना क्यों इसका एम क्या था? दैट इज़ टू एम्पावर पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज थ्रू ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर आर्टिकल 149 हु शैल परफॉर्म such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the union and of the states। अनुच्छेद 149 के अनुसार संघ और राज्य के लेखाओं से संबंध में कौन ऐसे कर्तव्य का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा? वो कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या एडवोकेट जनरल? तो आर्टिकल नंबर 149 किसका होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रॉन्ग गस्ती हॉट ड्राई विंड्स दैट ब्लो ड्यूरिंग द डे ओवर नदर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन समर इज नोन एज। वो क्या बोल रहे हैं? गर्मियों में जो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? वो है लू। ये लोकल विंड होती है लू, जो नॉर्थ और नदर्न और नॉर्थ वेस्ट रीजन में चलती है। देखो, ये काल बैसाखी क्या होता है? लोकल नेम ऑफ वायलेंट थंडरस्टॉर्म in West Bengal and Assam during summers। ठीक है। महावत विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कोस्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। किसके कारण होती है ये महावत जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और जो ये
ये जो विंटर रेन होती है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन महावत जिसको कहते हैं, वो राबी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होती है, बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप्स। मैंगो शावर, मैंगो राइपनिंग के लिए, मतलब प्री मानसून के टाइम पे जो बारिश होती है, प्री मानसून रेन इन द एयर, केरला और कर्नाटका में जो मैंगो राइपनिंग को हेल्प करती है उसको मैंगो शावर कहते हैं। प्री मानसून शावर्स इन केरला एंड कर्नाटका जो कि मैंगो राइपनिंग को हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट इमर्ज्ड एज चैम्पियंस इन बोथ मैन एंड वीमेन कैटेगरी एट द 56 नेशनल खो खो चैम्पियनशिप कंडक्टेड इन अप्रैल 2024। तो मैन और वीमेन दोनों कैटेगरीज में किसने जीता 56 नेशनल खो खो चैम्पियनशिप? दैट इज महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल? न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डाइजेस्टिंग वेस्ट मटेरियल, सिंथेसिस प्रोटीन, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल विद इन द सेल। तो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। डाइजेस्टिंग वेस्ट मटेरियल, ये किसका फंक्शन होता है? लाइजोसोम्स का। और सिंथेसाइज प्रोटीन, ये होता है राइबोसोम्स का। और ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल विद इन द सेल, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपार्चस का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपार्चस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश अ सेंट्रल हिंदू स्कूल टू एनकरेज एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस? निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की? किसने करी थी? एनी बेसेंट ने। कब करी थी? 1898 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एनी बेसेंट established द सेंट्रल हिंदू स्कूल्स टू एनकरेज एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। और कब? 1898 में। और कहाँ पे? एट वाराणसी। ऐसी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको स्टैब्लिश किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय। कब? 1916 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सातवाहन शासकों के संरक्षण में रहा? तो वो थे बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हम इस क्वेश्चन नंबर 12 के और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे एच पी ब्लावित्स्की, ये कौन थे? को फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। जैसे आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, ऐसे एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी और उसके को फाउंडर कौन थे? एच.पी. ब्लावित्स्की। को फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद, फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। इन्होंने अपने मिशन का नाम अपने गुरु के नाम पे रखा था। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस मिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, what portal was launched by the National Internet Exchange of India and MIT for digital inclusion across the nation in March 2024? मार्च 2025 में पूरे देश में डिजिटल समावेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज और माइटी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? वो था भाषानेट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द मेन रीजन इंडिया फेस्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991 व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर? 1990 में डॉक्टर मनमोहन सिंह तो फाइनेंस मिनिस्टर थे और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव।
ठीक है। और इस टाइम पे देखो 1991 में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, हमारे पास 10 से 15 दिन के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था। तो हम गए IMF के पास लोन मांगने। उन्होंने कहा पहले आप कुछ चेंजेस करो। तो उन्होंने कौन से चेंजेस कहा था? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आंसर क्या हो गया इसका? व्हाट वाज द मेन रीज़न इंडिया फेस्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991? कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। लिबरलाइजेशन, देखो लिबरलाइजेशन क्या होता है? रिमूविंग गवर्नमेंट कंट्रोल और ऑन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। मीन्स इंडिया में था लाइसेंस राज, उसको रिड्यूस करा था। रिमूविंग गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। अब इसको कैसे याद कर सकते हो कि ऐसे याद कर लो, लाइसेंस राज रिमूव, लाइसेंस राज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की, मतलब जैसे जो कंपनीज है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी बिजनेस करने का ओनरशिप, सॉरी बिजनेस नहीं, ओनरशिप दिया। ट्रांसफरिंग ओनरशिप, ट्रांसफरिंग ओनरशिप of government companies of certain government businesses, transferring ownership of certain government business to private companies, to private companies, or allowing private participation. मीन्स सरल शब्दों में इसको याद कर लो, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, अब आते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब था? जो इंडिया की इकॉनमी है, ओपनिंग इंडियाज इकॉनमी टू द वर्ल्ड मार्केट, ओपनिंग ग्लोबल में वो करें, ट्रेड करें, ओपनिंग इंडियाज इकॉनमी टू द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था। सारे गुप्ता पीरियड में जो राजा थे, रूलर्स थे, उन्होंने कौन कौन सा टाइटल लिया था? तो विक्रमादित्य का टाइटल लिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। ऑप्शन नंबर 2 इज द सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो समुद्रगुप्त को कहते थे नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों कहते थे? क्योंकि जो इनकी एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे ना, वो फेमस थे, मतलब ये हारे नहीं थे। एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। और स्कंदगुप्त ने क्यों जाने जाते हैं ये? डिफेंडिंग द एम्पायर अगेंस्ट वांस, डिफेंडिंग द एम्पायर अगेंस्ट वांस। क्वेश्चन नंबर 17,
हु इज़ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ नवंबर 2023? अमन गुप्ता, अमित प्रकाश यादव, मृत्युंजय कुमार नारायण या अजय कुमार? देखो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज़, देखो वो कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। और ये 2023 से लेके 2026 दिसंबर 2026 तक यही हैं। तो इन्होंने ये जो लिखा है ना एज ऑफ नवंबर 2023, ये बस कंफ्यूजन करने के लिए दिया है कि आपको लगे कि अभी कोई और है और आप नहीं टिक करो। और मैंने यहाँ पे शायद कुमार गुप्त, हाँ कुमार गुप्त का तो मैंने बताया ही नहीं। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। 2023 से लेके 2022 से 23 नहीं 2022 से लेके 2026 तक इन्हीं का ही, मृत्युंजय कुमार नारायण का ही ये है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18, द बटर फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज मक्खन होली और अंधूरी उत्सव इज़ अ वाइब्रेंट एंड डिस्टिंक्टिव celebration of which Indian state in which Holi is played with butter and curd milk? ये कहाँ का फेस्टिवल है? बटर फेस्टिवल, जिसको मक्खन होली भी कहते हैं, वो है उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सिटीजनशिप प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, देखो सिटीजनशिप प्रोविजंस थे वो हमने उसी दिन कम फोर्स में आ गए थे जिस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। और अडॉप्ट किस दिन किया था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। और कम इनटू फोर्स वो किस दिन? रिपब्लिक डे, जिस दिन हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। पूरा हमने इस दिन फोर्स में लिया था, बट जो कुछ कुछ प्रोविजंस है जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने 26 नवंबर 1949 से ही अडॉप्ट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मार्ट सिटी अंडर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन? कौन सी है? रोहतक, वाराणसी, पुणे या इंदौर? इनमें से कौन सी स्मार्ट सिटी नहीं है अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? दैट इज रोहतक। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। रोहतक इज़ नॉट अ स्मार्ट सिटी अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।